Now today we will start with suits by or against government or public officers in their official capacity. That would be the primary focus of today's topic. So for that purpose you need to refer section 79 to 82 and order 27. So let us start with section 79. It says suit by or against government. In a suit by or against the government, the authority to be named as plaintiff or defendant as the case may be shall be in case of a suit by or against central government, the Union of India, and in case of a suit by or against the state government, the state. तो बेसिकली ये बता रहा है कि भाई किस नाम से आप एड्रेस करेंगे. तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी एक्शन को लेके सूट लाना चाह रहे हैं एंड यू वांट टू मेक द सेंट्रल गवर्नमेंट द डिफेंडेंट, तो प्रॉपर नेम होगा यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, इट वुड बी यू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. वैसे ही लेट अस सपोज यू वांट टू सू स्टेट गवर्नमेंट फॉर अ स्पेसिफिक matter that has occurred. So what would be the official name? Let us suppose you are aggrieved by the actions of state of Uttar Pradesh and you plan on suing state of Uttar Pradesh. Then the proper name would be your name versus state of Uttar Pradesh. That is all what section 79 is saying. Let us move on to section 80. This one is important. It says that save as otherwise provided in subsection 2, no suit shall be instituted against the government, including the government of the state of Jammu and Kashmir, or against a public officer in respect of any act purporting to be done by such public officer in his official capacity until the expiration of 2 months next after notice in writing has been delivered to or left at the office of the government or the public officer concerned. अभी हम आगे की रीडिंग के लिए जरा रुक जाते हैं. वी आर स्टॉपिंग राइट हेयर. सो सेक्शन 80 का सब सेक्शन 1 आपको कह रहा है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस इज एसेंशियल. आपको सू करने से पहले उनको नोटिस देना बहुत ज़रूरी है. अगर नोटिस नहीं दिया देन योर सूट वुड बी बैड. मतलब वो तो पहली बात तो यही जान लीजिए कि आपको प्लेंट में मेंशन करना होता है कि आपने नोटिस दे दिया है और 2 मंथ्स एक्सपायर कर गए हैं आफ्टर डिलीवरिंग ऑफ नोटिस. If let us suppose you are suing the government, the requirement of notice that has been laid down in section 80 is a mandatory requirement. ये आपको comply करनी ही करनी होगी. ठीक है, कब करनी होगी? when you are suing the government in its official capacity or you are suing the public officer in his official capacity for acting or purporting to act in discharge of his official duty. तो इसमें वो सारी एक्ट्स कवर होती हैं जो ऑफिशियल नेचर में की जाती हैं. इसमें प्राइवेट एक्ट्स नहीं कवर होती हैं. लेट अस सपोज यू वांट टू सू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. सिविल साइड पे ही विल बी कॉल्ड द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. आप कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को सू करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर वन रीजन और दी अदर, और रीजन है उसकी ऑफिशियल एक्ट. लेट अस सपोज उसने लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के किसी मैटर से ढंग से डील नहीं किया जो उसको प्रॉपरली डील करना था. मैं आपको टेक्निकलिटीज या कॉम्प्लिकेशन में नहीं ले जा रहा हूँ, एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ. जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसका मेन काम रेवेन्यू कलेक्शन होता है. ठीक है, तो मान लीजिए उसने ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम ढंग से नहीं किया एंड यू आर अग्रीड बाय दैट एक्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. तो आप क्या करते हैं कि उसको सू करते हैं. ठीक है, दैट वुड बी यू वर्सेस द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. तो अब आप उसे ऑफिशियल एक्ट के लिए सू कर रहे हैं उसकी. तो जब आप ऑफिशियल एक्ट के लिए सू कर रहे हैं तो 2 मंथ की नोटिस जरूरी होगी. ठीक है, लेकिन अब यही मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से आपकी किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से आपकी किसी मैटर पे झड़प हो जाती है. ठीक है, झड़प हो जाती है, एनी असॉल्ट यू. अब जब उसने जो असॉल्ट आपको की है वो उसकी ऑफिशियल एक्ट नहीं है, वो उसकी प्राइवेट एक्ट है. अब यहाँ पे कोई 2 मंथ की नोटिस की जरूरत नहीं होगी. तो ये ध्यान जरूर रखिएगा कि एक्ट ऑफिशियल है या एक्ट प्राइवेट है. वो डिटरमाइन करेगी कि नोटिस देनी है या नोटिस नहीं देनी है. ठीक है, if the act is official the requirement of notice is essential. If the act is private in nature then the requirement of notice is not essential. वैसे ही जब आप गवर्नमेंट को सू कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब होगी तो आप उसको टाइटल में नाम देंगे यूनियन ऑफ इंडिया. तो वहाँ पे 2 मंथ की नोटिस एसेंशियल है. वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट को सू कर रहे हैं तो स्टेट का नाम एंटर करिए और वहाँ पे भी 2 मंथ की नोटिस वुड बी एसेंशियल. पब्लिक ऑफिसर के कंटेक्स्ट में ये ज़रूर ध्यान रखिएगा पर कि एक्ट प्राइवेट इन नेचर है या उसकी ऑफिशियल एक्ट में आता है.
ठीक है, अगर उसकी ऑफिशियल एक्ट में आता है देन द रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस इज एसेंशियल, अगर ऑफिशियल एक्ट में नहीं आता है देन द रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस इज नॉट एसेंशियल। इसका एक और इलस्ट्रेशन दे देता हूँ। नाउ लेट अस सपोज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर actually publishes a libellous matter against you, ठीक है, you can sue him for the tort of defamation। तो वहां पे नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की एक्ट थी वो प्राइवेट इन नेचर थी। इन चीजों के लिए जो लॉ है ना, लॉ पब्लिक एक्ट मतलब ऑफिशियल एक्ट्स और प्राइवेट एक्ट्स में डिफरेंस क्रिएट करता है। So when you are suing the district collector in actuality for his official acts, then you are suing the office of the district collector, ठीक है? But when you are suing the district collector for his private acts, then in actuality you are not suing the district collector in its official capacity. You are suing the person who is right now holding the office of the district collector। तो लॉ डिफरेंस क्रिएट कर देता है उसके प्राइवेट एक्ट में और उसकी एक्चुअल एक्ट में। तो वहां पे लॉ उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की एक्ट नहीं मानता, वो उसकी ऑफिशियल एक्ट नहीं मानता या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की एक्ट नहीं मानेगा, लॉ कहेगा ये आपकी प्राइवेट एक्ट है। हाल ही में इफ यू रिमेंबर द केस ऑफ अरुण जेटली वर्सेस अरविंद केजरीवाल, when Arvind Kejriwal was sued for the tort of defamation by Arun Jaitley, who has now departed to his heavenly abode, then in that scenario Arvind Kejriwal had to defend himself by his own money, ठीक है? वहाँ पे he was not treated as a chief minister even though in actuality he was the chief minister of Delhi at that time। पर लॉ ने क्या कहा कि भाई आप अपने आप को अपनी पर्सनल कैपेसिटी में डिफेंड करेंगे। Here the office of chief minister won't be involved, and since the office of chief minister is not involved, then the state funds cannot be used to defend the person who is holding the office of the chief minister, ठीक है? तो वहाँ पे अरविंद केजरीवाल को अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में अपने आप को डिफेंड करना पड़ा था। तो हमेशा याद रखिएगा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ऑफिशियल एक्ट्स एंड द ऑफिशियल ऑफिस पावर एंड डिफेंडिंग दोज ऑफिस हैज इट्स ओन nuances। Whereas if a person who is holding that office is acting in its private capacity, then he would be liable for his private acts in the same way as if he was any other person। Private acts के लिए आप वैसे ही treat किए जाते हैं जैसे कि आप कोई normal आदमी हो, ठीक है? For your private acts you would be treated as a normal person, you would be treated as an average person, as a common man। But for your official acts, if you are sued for your official acts, then the law requires and mandates notice under section 80, ठीक है? 2 months की notice फिर जरूरी हो जाएगी। Now let us see what section 80 further says। It says in case of a suit against central government except where it relates to railway, then the notice shall be sent to secretary to that government। Then it says in a case of a suit against the central government where it relates to railway, the notice shall be sent to the general manager of the railway। In case of a suit against the government of Jammu and Kashmir, the notice shall be sent to the chief secretary to that government and any other officer authorized by that government in that behalf। And finally, in case of a suit against any other state government, the notice shall be sent to the secretary to that government or to the collector of the district। Then the section further continues and says that in case of a public officer, notice shall be delivered to him or left at the office stating the cause of action, the name, description and place of residence of the plaintiff and the relief which he claims, and the plaint shall contain a statement that notice has been so delivered or left। तो ये देखिए लास्ट पार्ट में ना नोटिस के एसेंशियल्स बताए गए हैं कि नोटिस में क्या क्या लिखा होगा। प्लेंटिफ का नाम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कॉज ऑफ एक्शन, क्या क्लेम है उसका और क्या रिलीफ वो क्लेम कर रहा है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? See, the object of section 80 and the requirement of notice has been intended to alert the government or public officer to negotiate just claims and settle the matter outside the court if it is well founded, without adopting an unreasonable attitude by inflicting wasteful expenditure on the public exchequer। That is the primary object। In other words, the legislative intent behind the provision of section 80 is that public money should not be wasted for unnecessary litigation।
If the litigation could be avoided, then the state government and the public officer concerned should make all possible efforts to avoid the litigation. ठीक है? Any unnecessary litigation causes burden on the state exchequer. This will negatively impact the ability of the government to plan developmental projects, and it would also result in wastage of judicial time, something which can be avoided if the government or the public officer concerned decides to negotiate the just claim and settle them outside the court. ठीक है? तो प्राइमरी फोकस यही है इसका लेजिस्लेचर का कि भाई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हम लोग अवॉइड करें, क्योंकि वो चीज़ हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी लगा सकते हैं, वो चीज़ हम खुद को डेवलप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. एंड इफ़ वी आर नॉट यूजिंग दैट मनी for the developmental projects but rather indulging into wasteful litigation, then it would not only result in spiking up of docket load, but it would also result in unnecessary expenditure on the public exchequer. इस चीज को अवॉइड करने की बहुत जरूरत है. Right now the government is the largest litigant in India. Largest litigant है government. In fact, the suits in which the government is involved amounts to almost 65% of all the suits that are within India. 65%. That is why the government is the largest litigant in India. अब आप सोच लीजिए, अगर गवर्नमेंट ये चीज़ें पहले ही सेटल कर ले तो कितना पब्लिक मनी बच जाएगा, कितना टाइम बचेगा सबका, कोर्ट्स का भी बचेगा, कोर्ट्स के ऊपर से मेजॉरिटी बर्डन हट जाएगा, और जो गवर्नमेंट्स हैं वो आराम से स्मूथली काम भी कर पाएंगी, और जो पर्सन्स हैं जिनका कोई जस्ट क्लेम है वो भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे. तो ऑब्जेक्ट जो नोटिस का है वो यही है कि भाई 2 महीने के अंदर हो सके तो क्लेम सेटल कर लीजिए. Now let us see what the Supreme Court has to say on this provision. Supreme Court in the case of Bihari Chaudhary versus State of Bihar, and its citations is AIR 1984 Supreme Court page number 1043. The Honorable Supreme Court, while examining the provision of Section 80, highlighted the object of Section 80. Supreme Court said that when we examine the scheme of section, it becomes obvious that the section has been enacted as a measure of public policy with the object of ensuring that before a suit is instituted against the government or public officer, the government or officer concerned is afforded an opportunity to scrutinize the claim in respect of which the suit is proposed to be filed, and if it is found to be a just claim, to take immediate action and thereby avoid unnecessary litigation and save public time and money by settling the claim without driving the person who has issued the notice to institute the suit, invoking considerable expenditure and delay. The government, unlike private parties, is expected to consider a matter covered by the notice in the most objective manner after obtaining such legal advice as they may think fit, and take a decision in public interest within the period of 2 months allowed by the section as to whether the claim is just and reasonable, and the contemplated suit should therefore be avoided by speedy negotiations and settlement, or whether the claim should be resisted by fighting out the suit if and when it is instituted. There is clearly a public purpose underlying the mandatory provision contained in the section insisting on issuance of notice, setting out the particulars in the section insisting on those particulars that it has mentioned, and particulars of the proposed suit, and giving 2 months time to government or a public officer before a suit can be instituted against them. The object of section is advancement of justice and securing of public good by avoiding unnecessary litigation. So you just saw what the Supreme Court had to say on this. Now let me tell you that the Law Commission actually advised the government to actually remove this section. That actually Law Commission said to the government and the parliament, it recommended to the parliament that section 80's requirement of notice should be repealed, क्योंकि एक technical defense है, and in number of cases the objection has been upheld by court defeating the just claims of citizens. According to the view of Law Commission, this section has resulted in hardship
in large number of cases where immediate relief was necessary, and it was found that in large majority of the cases the government or the public officer made no use of the opportunity afforded by the section, and in most cases the notice remained unanswered. That is why law commission said that is a technical defense, it should be totally removed. The requirement of notice should be totally removed. However, the recommendations of the law commissions were not favored by the joint committee of parliament, and they said that this section must be retained in public interest. ठीक है, यही उन्होंने उतना सा बोल दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट में सेक्शन रिटेन करने की जरूरत है. सेक्शन 80 के पॉइंट पे दो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, लॉ कमीशन की 14th रिपोर्ट और लॉ कमीशन की 27th रिपोर्ट. ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्या सेक्शन 80 मैंडेटरी है? द आंसर इज यस, सेक्शन 80 इज मैंडेटरी. If you do not give the notice and you continue and you try to institute the suit without instituting the notice under section 80 as is required by the provision, then what will happen? Your suit would be dismissed. Always remember that section 80 is imperative and mandatory and must be strictly construed. Failure to serve a notice complying with the requirements of the statute will entertain dismissal of the suit. ठीक है, it would result in dismissal of the suit if you do not comply with the mandatory requirements of section 80, that is sending of notice. और जो notice है, it should be elaborating upon the essentials as is mentioned in section 80, that is the name, description and place of residence of the plaintiff, a statement of the cause of action and the relief claimed by him. ठीक है, और जो नोटिस है, नोटिस का कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं इन्विसेज किया गया है. सब्सटेंस में नोटिस में यही होना चाहिए कि नेम, डिस्क्रिप्शन, उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कॉज ऑफ एक्शन, नेचर ऑफ रिलीफ क्लेम एसेट्रा एसेट्रा, द टाइप्स ऑफ रिलीफ क्लेम, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए. अगर वो मेंशन है देन द नोटिस इज प्रॉपर. अगर वो मेंशन नहीं है, लेट अस सपोज आपने नोटिस दी है, कॉज ऑफ एक्शन मेंशन किया है, पर प्लेंटिफ का नाम नहीं है, पता नहीं है, उसका प्लेस ऑफ रेसिडेंस नहीं है, ठीक है, क्या रिलीफ क्लेम की गई है ये भी नहीं पता है, तो वो प्रॉपर नोटिस नहीं है. नोटिस आपकी प्रॉपर होनी चाहिए. अब ये भी मत समझ लीजिए कि अगर फॉर्म में थोड़ी बहुत गलती हो गई तो वो बहुत सब्सटेंशियल मैटर हो जाएगा. अगर नोटिस ऐसी है कि गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो पर्सन कौन है जिसने नोटिस भेजी, और वो इज़ द पर्सन वो इज़ अबाउट टू इंस्टीट्यूट द सूट अगेंस्ट देम, और कॉज ऑफ एक्शन आइडेंटिफाइड है, और जो रिलीफ क्लेम्ड है वो भी आइडेंटिफाई है, ये सब नोटिस से ही दिख रहा है, देन इन दैट सिचुएशन merely for the fact that you failed to mention your place of residence and that there are some minor mistakes in your notice, that won't be something that would defeat your notice. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, the compliance is to be in substance, not in the form. You don't have to be pedantic about it. You have to be you have to make sure that you have complied with section 80 in spirit. ठीक है, यूजुअली व्हेन यू आर सेंडिंग नोटिस इस बात का ध्यान रखिएगा कि नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस मेंशनड है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस मेंशन है, कॉज ऑफ एक्शन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, और रिलीफ क्लेम्ड मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ये सारी चीज़ें का ध्यान रखिएगा. तो ये एसेंशियल चीज़ें हैं जो नोटिस में मेंशन होनी चाहिए. ठीक है, व्हेन यू आर इन द पोजीशन ऑफ द जज and you want to find out that whether section 80 was properly complied with, तो आपको सब्सटेंस पे ध्यान देना है, आपको वेनियल डिफेक्ट या एरर्स पे ध्यान नहीं देना है उतना. आपको देखना है कि नोटिस को अगर मैं प्रॉपरली कंस्ट्रू करूं तो जो सेक्शन 80 रिक्वायर करता है वो उस नोटिस से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है. अगर आंसर है हाँ, तो छोटे मोटे एरर्स के लिए आप वो क्या कहते हैं, सूट नहीं रिजेक्ट कर सकते बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस विद सेक्शन 80. छोटे मोटे एरर्स अगर हो गए तो that would not affect the validity of the notice if the compliance has been in substance. ठीक है, तो फॉर्म के एरर्स के लिए आपको पेंडेंटिक नहीं होना है, एक कॉमन सेंस की अप्रोच रखनी है. For that purpose, you as a judge will read the notice as a whole and read it and construe it in a reasonable manner. Then you have to see whether the defects, if any, which are there are material or immaterial. If they are immaterial, they are minor errors, then that will not vitiate the notice.
How will you determine whether the errors are material or not? You will determine when you see that whether the cause of action, whether the relief claimed, whether the name, address, and residence of the plaintiff has been properly disclosed in the notice. ऑफिशियल कैपेसिटी के कंटेक्स्ट में मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है. मैं नोटिस के फॉर्म से आगे बढ़ रहा हूँ. ऑफिशियल कैपेसिटी के कंटेक्स्ट में आपको बता ही चुका हूँ. पब्लिक ऑफिसर को जब आप सू कर रहे हैं फॉर द पर्पस दैट ही हैज़ कमिटेड सम एक्ट विच हैज़ कॉज्ड एन इंजरी टू यू, ठीक है, एक लीगल इंजरी ऑकर हो गई आपको, तो उस पर्पस के लिए आप सू कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि whether the public officer was acting in discharge of his official duty or purporting to act in the discharge of its official duty. तो ऐसी सिचुएशन में अगर पब्लिक ऑफिसर रीजनेबली क्लेम कर सकता है कि देखिए मैंने अपनी पब्लिक कैपेसिटी या ऑफिशियल कैपेसिटी में वो एक्ट किया था, तो उस सिचुएशन में नोटिस की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी हो जाती है. लेकिन अगर जो एक्ट उसने की है दैट इज एंटायरली आउटसाइड द लीगल स्फीयर ऑफ हिज ड्यूटीज, एंटायरली आउटसाइड, कि वो एक फिक्शनल इमेजिनेशन में भी उसकी स्फीयर ऑफ ड्यूटीज में भी नहीं आएगी, ठीक है, तब उस सिचुएशन में रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस इज नॉट नेसेसरी. जैसे कि एक सिंपलिस्टिक एग्जांपल यही हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैज असॉल्टेड यू, ठीक है, ही हैज पब्लिश्ड अ डिफेमेटरी मैटर अगेंस्ट यू. Now these are tortious acts and these are the acts which he has committed in its private capacity, ठीक है. तो यहाँ पे requirement of notice is not essential. But अभी situation थोड़ा change कर देता हूँ. Let us suppose the district magistrate is trying to control a riot, ठीक है, और ऐसे में लाठीचार्ज का ऑर्डर होता है and the district magistrate is also participating in it. ऐसे में अगर किसी पे असॉल्ट होती है और उसे चोट लगती है तो यहाँ पे ही इज एक्टिंग इन इट्स ऑफिशियल कैपेसिटी. यहाँ पे इफ यू ट्राई टू सू हिम फॉर असॉल्ट एंड बैटरी देन यू हैव टू एक्चुअली गिव हिम नोटिस अंडर सेक्शन 80, ठीक है. अब ये चीज़ें बदलती हैं कंटेक्स्ट से, तो सवाल आपके लिए ये होना चाहिए कि क्या वो ऑफिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है या नहीं. अब ये अगर समझना मुश्किल हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में एक चीज़ इमेजिन करिए. मान लीजिए आप डीएम के ऑफिस में जाते हैं और डीएम के पास दो चार्ज हैं. वो डीएम की तरह भी फंक्शन करता है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरह भी फंक्शन करता है. अक्सर आप देखेंगे कि द चार्ज इज मर्ज्ड इनटू वन. जैसे कि आप कोर्ट में देखते हैं डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशंस जज इज एक्चुअली वन एंड द सेम पर्सन. लेकिन इसका मतलब नहीं है द नेचर ऑफ ड्यूटीज आर द सेम. ये नेचर ऑफ ड्यूटीज हमेशा अलग अलग होती हैं. तो हम मान लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, वो किसी मैटर में डील कर रहे हैं और वो मैटर आपसे रिलेट करता है, रेवेन्यू का मैटर है. वो कुछ कैलकुलेशंस गलत कर देते हैं और आपको एक लार्जर अमाउंट की नोटिस भेज देते हैं कि आपको पे करना है, ठीक है. अब आप उनको क्या कहते हैं, इस एक्ट को लेके सू करना चाहते हैं. अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस इज एसेंशियल क्योंकि वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है. वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज एक्टिंग इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी. हाउएवर अगर मान लीजिए आप ऑफिस में जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि देखिए ये जो आपने कैलकुलेशन किया है वो एकदम गलत किया है, ये प्रॉपर नहीं है, और वो नाराज़ हो जाते हैं, भड़क जाते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बोल देने की, और फिर वो बड़बड़ाने लगते हैं. देन ही ट्राइज टू असॉल्ट यू, और let us suppose along with assault he also threatens you with dire consequences. अब यहाँ पे जो सिचुएशन हो रही है ये इनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं आता है. अब ये जो जा रहा है ये उनकी प्राइवेट एक्ट में जा रहा है. इसके लिए आप सू कर सकते हैं अगर आप इसके लिए करना चाह रहे हैं. तो अगर जो असॉल्ट इन्होंने यहाँ पे कमिट की है ये वुड बी आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज पब्लिक ड्यूटीज, ठीक है. पर अब मान लीजिए राइट्स हो रहे हैं. अब यही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जब पावर एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ऑफन द चार्जेस आर क्लब्ड इनटू वन, एक पर्सन को अक्सर मेट्रोपॉलिटन एरियाज में और जनरली आप ज़्यादातर एरियाज में देखेंगे कि डीएम और डीसी एक ही चीज़ होती है, बट दैट डजंट मीन कि नेचर ऑफ ड्यूटीज सेम होंगी. तो जब वो डीएम की तरह फंक्शन कर रहे हैं
तो वो जाते हैं राइट को कंट्रोल करने के लिए, लाठी चार्ज का ऑर्डर देते हैं और खुद भी लाठी चार्ज करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी पर्सन को लाठी लग गई, किसी पर्सन को लाठी लग गई एंड यू वांट टू सू हिम फॉर असॉल्ट नाउ, असॉल्ट एंड बैटरी नाउ, तो ऐसी सिचुएशन में यू हैव टू एक्चुअली गिव हिम नोटिस, क्योंकि ये डीएम की ऑफिशियल एक्ट्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। पर अब इस सिचुएशन को और कंट्रोल कर लीजिए कि डीएम रास्ते में चल रहे हैं, उन्हें कोई आदमी अच्छा नहीं लगा, उसको लाठी मार दिया ऐसे ही ऐसे ही। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, नोटिस की रिक्वायरमेंट होगी? नो, ऑब्वियसली नॉट। ही कैन बी सूड विदाउट नोटिस। और क्रिमिनल लॉ में जो रेमेडीज अवेलेबल है वो तो पशु की ही जा सकती हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फार। नाउ वी मूव ऑन। अब क्या नोटिस वेव हो सकती है? द आंसर इज यस। अगर गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर खुद ही वेव कर देता है नोटिस, देन इट कैन बी वेव्ड। But whether in facts of the case the notice has been waived or not would be determined by the court, and it would be a question of fact, ठीक है। Whether the notice has been waived is a question of fact. अब हम जरा सेक्शन 80 में आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 80 के सबसेक्शन 2 को देखते हैं। It says a suit to obtain an urgent or immediate relief against the government, including the government of the state of Jammu and Kashmir, or any public officer in respect of any act purporting to be done by such public officer in his official capacity, may be instituted with the leave of the court without serving any notice as required by subsection 1, but the court shall not grant the relief in the suit, whether interim or otherwise, except after giving to the government or the public officer, as the case may be, a reasonable opportunity of showing cause in respect of the relief prayed for in the suit. अब ये अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ के लिए प्रोविजन है। वहां पे नोटिस की रिक्वायरमेंट को रिलैक्स किया गया है, जहां पे अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ रिक्वायर्ड है। अब मान लीजिए द गवर्नमेंट इज अबाउट टू डिस्ट्रॉय योर होम, तो क्या उस पर्पस के लिए आप इंजंक्शन लेना चाहते हैं, परमानेंट इंजंक्शन लेना चाहते हैं, तो क्या आप क्या करेंगे? क्या 2 महीने की नोटिस देंगे? वो तो कल ही आपका घर तोड़ के रख देगी। ऐसा नहीं होगा। इन दीज सिचुएशंस यू कैन एक्चुअली लॉज अ सूट विदाउट कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 80, एंड you have to tell the court that you have filed this suit in order to seek the immediate relief against the government or the public officer concerned. तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट अर्जेंट या इमीडिएट मानता है कोर्ट, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट आपको रिलीफ ग्रांट कर सकता है, बट उस रिलीफ को ग्रांट करने के लिए भी उसको गवर्नमेंट को एक मौका देना पड़ेगा हियरिंग का, ठीक है। हियरिंग का मौका देना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में। अब इसका प्रोवाइजो देख लेते हैं। प्रोवाइजर कहता है द कोर्ट शैल, if it is satisfied after hearing the parties that no urgent or immediate relief need be granted in the suit, return the plaint for presentation to it after complying with the requirements of subsection 1. अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है? यहाँ पे आपने ओरिजिनली सूट फाइल किया है ऑन द बेसिस कि आपके पास अर्जेंट या इमीडिएट मैटर है विच कोर्ट नीड्स टू हियर इमीडिएटली, बट आफ्टर गिविंग द गवर्नमेंट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, the court actually finds that the matter is not urgent or immediate. In that situation the court will return the plaint और बोलेगा कि आप comply करिए नोटिस से, और उसके बाद हम आपका सूट देखेंगे। याद रखिएगा, even in the case of subsection 2 immediate relief नहीं ग्रांट की जा सकती, चाहे वो इंट्रिम हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इंट्रिम हो, इंसिडेंटल हो, whatever, unless and until the court has heard the government on that matter. अब इसके रिट साइड पे थोड़ा एक्सेप्शंस भी हैं, ये एब्सोल्युटली नहीं कंस्ट्रू होता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी इस मैटर में आप एग्जाम में लिखने जा रहे हैं, तो एग्जाम में आप यहाँ पे लेके लीगल प्योरिटन रहिएगा। मैं आपको एक्सेप्शनल पॉइंट्स इसलिए अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैंने बता दिए तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। वो रिट मैटर्स के लिए और प्रैक्टिकल मैटर्स के लिए ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस रूल, पर एग्जाम्स में आपको एक्सेप्शन मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। एग्जाम में आपको बस ये लिखना है जो सेक्शन कह रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। अब सबसेक्शन 3 पे आ जाते हैं। वो कहते हैं नो सूट इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट purporting to be done by such public officer in his official capacity shall be dismissed merely by the reason of error or defect in notice referred to in subsection 1. If in such notice the name, description and residence of the plaintiff has been so given as to enable the appropriate authority or the public officer to identify the person serving the notice, and such notice has been delivered or left at the office of the appropriate authority, and the cause of action and the relief claimed by plaintiff has been substantially indicated. तो अगर ये सारी चीज़ें इंडिकेटेड हैं तो वो नोटिस इस बात पर रिजेक्ट नहीं हो सकती कि
देयर आर सम सॉर्ट ऑफ डिफेक्ट्स इन द नोटिस. ये वही पॉइंट है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि माइनर डिफेक्ट्स विल नॉट विशिएट द नोटिस, मेजर एंड सब्सटेंशियल डिफेक्ट्स विल विशिएट द नोटिस. अगर कॉज ऑफ एक्शन और रिलीफ क्लेम मेंशन किया ही नहीं है नोटिस में, किया ही नहीं है, देयर इज अ टोटल एमिशन, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे ये मटेरियल डिफेक्ट है, लेकिन सब्सटेंशियली आपने इंडिकेट कर दिया है, बता दिया है, छोटे मोटे एरर्स हो गए आपको, तो ऐसी सिचुएशन में इट वुडेंट मैटर, वो माइनर डिफेक्ट्स हैं. तो माइनर डिफेक्ट्स को मटेरियल डिफेक्ट से हमेशा डिफरेंशिएट करके रखिएगा. ऐसा मत सोचिएगा कि एक मिस्टेक, कॉमा इधर उधर कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, या आपने लेटर सपोज 80% ऑफ द मैटर बता दिया लेकिन 20% आप बताना भूल गए, पर सब्सटेंशियली कॉज ऑफ एक्शन इंडिकेट हो गया, सब्सटेंशियली रिलीफ इंडिकेट हो गई, सब्सटेंशियली ये भी पता चल गया कि प्लेंटिव कौन है, कहाँ है और कहाँ रहता है, ये सारी चीज़ें पता चल गई. तो ऐसी सिचुएशन में नोटिस विशिएट नहीं होती. यू हैव टू फोकस ऑन द सब्सटेंस नॉट द फॉर्म. ये अक्सर चीज़ें आपको ऑकर होती मिलेंगी. प्लेंट के भी रूल में क्या होता है, यू हैव टू फोकस ऑन सब्सटेंस नॉट द फॉर्म. एप्लीकेशन के भी रूल में क्या होता है, यू हैव टू फोकस ऑन सब्सटेंस नॉट द फॉर्म. तो ये रेकरिंग थीम है सीपीसी की, ठीक है. प्रोसीजरल लॉज इन जनरल की रेकरिंग थीम यही होती है, दैट द कोर्ट्स हैज टू फोकस ऑन सब्सटेंस नॉट द फॉर्म. अब हम आ जाते हैं सेक्शन 81 पे. इट सेज एग्जेम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस. यहाँ पे लिखा है इन अ सूट इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट purporting to be done by him in his official capacity, the defendant shall not be liable to arrest nor his property to attachment otherwise than in execution of a decree, and where the court is satisfied that the defendant cannot absent himself from his duty without detriment to public service, it shall exempt him from appearing in person. तो बेसिकली यहाँ पे है कि अगर पब्लिक ऑफिसर हमेशा हर हियरिंग पे कोर्ट आने लगेगा तो अपनी ड्यूटी कब करेगा, है ना. तो ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 81 इज to make sure that the public officer is not unnecessarily harassed merely because a suit has been filed against him. तो वो प्रोवाइड करता है कि as long as the decree is not being executed, जब तक मैटर एग्जीक्यूशन स्टेज पे नहीं आया है, तब तक डिफेंडेंट दैट इज द पब्लिक ऑफिसर shall not be liable to arrest nor his property be liable to attachment until and unless the matter proceeded in execution of decree. साथ ही साथ कोर्ट को ये भी सेटिस्फाइड होना होता है डिफेंडेंट कैन नॉट एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ड्यूटी विदाउट डेट्रीमेंट टू पब्लिक सर्विस. जब ऐसी सिचुएशन आ रही तो कोर्ट कहता है कि भाई आपके पर्सनल अपीयरेंस की जरूरत नहीं होगा. तो ऑर्डिनरली कोर्ट पब्लिक ऑफिसर को एग्जेम्प्ट कर देता है, लेकिन क्या हर केस में ही करना होगा? नो. जहां पे कोर्ट को लगता है पब्लिक ऑफिसर की अपीयरेंस जरूरी है तो वो पब्लिक ऑफिसर को बुला लेगा, ठीक है. लेट अस सपोज पब्लिक ऑफिसर का एग्जामिनेशन होना है तो पब्लिक ऑफिसर की प्रेजेंस उस टाइम पे मैंडेटरी होगी. क्रॉस एग्जामिनेशन होना है पब्लिक ऑफिसर का, प्रेजेंस मैंडेटरी होगी. कोर्ट को कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछने हैं पब्लिक ऑफिसर्स पे, प्रेजेंस वुड बी मैंडेटरी. और भी न्यूमरस एग्जांपल्स हो सकते हैं जहाँ पे पब्लिक ऑफिसर की प्रेजेंस वुड बी मैंडेटरी. अब सेक्शन 82 में आपको सबसेक्शन 2 पर ही फोकस करना है, क्योंकि सबसेक्शन 2 आपको यही बता रहा है कि डिक्री कैसे एग्जीक्यूट होगी. वो बताता है डिक्री एग्जीक्यूट होगी जैसा कि सबसेक्शन 2 में लिखा है. सेक्शन 82 के सबसेक्शन 2 में उसमें क्या लिखा है कि एग्जीक्यूशन शैल नॉट बी इशूड ऑन एनी डिक्री अनलेस इट हैज रिमेन्ड अनसेटिस्फाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिक्री. अगर डिक्री 3 महीने के लिए अनसेटिस्फाइड है तब कोर्ट में एग्जीक्यूशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तब उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. 3 months के लिए अगर डिक्री इज अनसेटिस्फाइड देन यू कैन अप्लाई टू द कोर्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इन केस द डिक्री हैज बीन पास्ड अगेंस्ट सच अ पब्लिक ऑफिसर और द गवर्नमेंट कंसर्न. सबसेक्शन 3 ऑर्डर्स और अवार्ड के कंटेक्स्ट में वो भी सेम ही बात करता है, तो उसको इतना एलैबोरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बेसिकली मुझे आपको ऑब्जेक्ट बताने की ज़रूरत है कि सेक्शन 82 क्यों है. सेक्शन 82 बेसिकली इन सिचुएशन के लिए कि अगर डिक्री सेटिस्फाई करनी है तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल है कि गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर आउटसाइड द कोर्ट से सेटिस्फाई कर दे डिक्री को. डिक्री में जो भी अमाउंट है, जो भी रिलीफ प्रोवाइड की गई है, वो अगर गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर बाहर से सेटिस्फाई कर सकते हैं तो वो सेटिस्फाई कर दे डिक्री को. क्योंकि अगर कोर्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस में जाएगा तब आप जानते हैं कि दैट वुड नॉट रिफ्लेक्ट वेल ऑन द गवर्नमेंट और द पब्लिक ऑफिसर कंसर्न, है ना. अब उसमें तो न्यूमरस चीज़ें हो सकती हैं, उनके साथ अरेस्ट भी हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है, तो क्या अच्छा लगेगा? ये सब चीज़ें होंगी? ऑब्वियसली नॉट. तो बेसिकली यही है कि अगर मान लीजिए रिलीफ प्रोवाइड कर दी है, मनी डिक्री है, रिलीफ प्रोवाइड कर दी गई है विद एन अमाउंट ऑफ लेट अस सपोज आप 10 लाख का कंपनसेशन आपको अवार्ड किया गया है और गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर कंसर्न के खिलाफ डिक्री है क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल कैपेसिटी में एक्ट किया था
और जो एक्ट थी उनकी वो ऐसी थी जिससे को कोर्ट ने माना कि यस यू एज अ प्लेंटिव डिजर्व अ कंपनसेशन इन दिस केस। तो ये प्रेफरेबल होता है कि गवर्नमेंट क्या करे, वो बाहर से ही आपको कह दे कि ओके यू हैव वन द केस, आपके फेवर में डिक्री भी आ गई है, हम आपको 10 लाख रुपए ऐसे ही प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको एग्जीक्यूशन प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट है इसका कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटिस्फाई कर ले डिक्री अगर हो सके। और 3 महीने का टाइम इसलिए दिया गया है क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ना एक चैनल्स के थ्रू काम करता है। अब पब्लिक ऑफिसर अपने जो ऑफिशियल रिकॉर्ड के बेसिस पे जो बात करेगा वो कहेगा देखिए अमाउंट सैंक्शन होने में दो महीना लग सकता है, तो 2 महीने रुक जाइए, अमाउंट सैंक्शन हो जाएगा ऊपर से, और जब सैंक्शन हो जाएगा तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। तो दैट इज वाई 3 months आर गिवन, है ना। इंस्टेंटली वो अपनी जेब से निकाल के थोड़ी ना दे देगा आपको 10 लाख का कंपनसेशन, उनको लिखना पड़ता है, फिर वो ऊपर ही डिपार्टमेंट्स में जाता है, फिर जो डिपार्टमेंट्स हैं फिर उसको देखते हैं, फिर कहते हैं ओके वी हैव टू सैंक्शन दिस सॉर्ट ऑफ अमाउंट, उसकी एक कॉपी ट्रेजरी के पास जाती है, फाइनेंस सेक्रेटरी के पास जाती है, फिर ओवरऑल घूम फिर के वो सारा मैटर आता है, और तब जाके उस पब्लिक ऑफिसर के कॉफर्स में उतना अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है कि ओके गिव इट टू दैट पर्सन। ये सारा बहुत लंबा प्रोसेस होता है, दैट इज वाई 3 महीने का टाइम अलॉट किया गया है, जिससे गवर्नमेंट जो है अपने डिपार्टमेंट्स और चैनल्स में मूव कर पाए और फिर सफिशिएंट टाइम में उतना अमाउंट गैदर कर पाए दैट इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन। अब मैंने मनी डिक्री के एग्जाम्पल में, मतलब जहाँ पे मनी कंपनसेशन आपको प्रोवाइड की गई है, वो एग्जाम्पल दिया है। अब यही चीज किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के भी कंटेक्स्ट में आप इमेजिन कर सकते हैं, न्यूमरस सिचुएशन हो सकती हैं। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि 3 महीने का टाइम क्यों दिया गया है, सो दैट अ सफिशिएंट टाइम इज अलॉटेड टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज टू मूव थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव और द डिपार्टमेंटल चैनल्स। ठीक है, अब हम जरा आ जाते हैं ऑर्डर 27 पे, जो थोड़ा प्रोसीजर पे और ज़्यादा एलैबोरेट करेगा। तो रूल 1 कहता है सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। ये सिंपली आपको इतनी सी बात बताता है कि जो भी प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट हैं उन पे सिग्नेचर किसका होगा, उनमें सिग्नेचर उस ऑफिसर का होगा या उस पर्सन का होगा जिसको गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर से ऑथराइज करती है या अपॉइंट्स इन दैट बिहाफ। वेरिफिकेशन कौन करेगा, वेरिफिकेशन वो पर्सन करेगा जिसको अगेन गवर्नमेंट ने जनरल या स्पेशल ऑर्डर से अपॉइंट किया है, और वो पर्सन इज अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। हमेशा याद रखिएगा, वेरिफिकेशन वही कर सकता है वो इज अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो प्राइमरली आपको इस बात पे ध्यान देना है कि गवर्नमेंट जनरल या स्पेशल ऑर्डर से ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर सकती है जो प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट एज द केस में भी उस पर साइन करेगा। Similar is the case for verification, with an extra condition added that verification can be done who is appointed by the government and who is acquainted with the facts of the case. So the person who is acquainted with the facts of the case is the extra condition. Now we come to rule 2. It talks about persons authorized to act for government. अब ये दो पर्सन हैं, persons who are ex officio and the persons who are otherwise authorized by the government in respect of any judicial proceedings, वो recognized agents माने जाएंगे जो appearance acts और application CPC में जितनी भी हैं वो government के behalf पे make कर सकते हैं। Then we come to rule 3, that is plaint in a suit by or against government. अब ये basically कह रहा है कि जब आप गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में सूट ला रहे हैं either by or against the government, तो rather than mentioning the name, description, place of residence of the plaintiff or defendant, उनका नाम ही बता दीजिए। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सू कर रहे हैं तो यूनियन ऑफ इंडिया कहना सफिशिएंट होगा, कोई नेम, एड्रेस एक्सेट्रा ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली स्टेट को सू कर रहे हैं तो स्टेट का नाम मेंशन करिए, दैट इज़ इट। आपको उनका क्या कहते हैं एड्रेस, प्लेस ऑफ रेसिडेंस एक्सेट्रा, जैसे कि आपको एक प्राइवेट डिफेंडेंट या प्लेंटिफ के कंटेक्स्ट में बताना पड़ता है, वैसे गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में बताने की कोई ज़रूरत नहीं। रूल 4 बताता है who shall receive the process. Government pleader would be the one who shall receive process on behalf of the government. अब रूल 5 बताता है कि कोर्ट जो है गवर्नमेंट को सफिशिएंट टाइम देगा टू आंसर द प्लेंट, और इतना सफिशिएंट टाइम देगा which provides the government reasonable time for necessary communication
and providing of instructions to the government pleader. पर किसी भी हाल में वो टाइम जो है वो 2 मंथ इन एग्रीगेट एक्सीड नहीं करेगा. उस 2 महीने की जो लिमिट जो सब्सक्राइब कर रखी है रूल 5 ने, उसके अंदर कोर्ट चाहे जितने भी एक्सटेंशन दे दे in order to provide the proper time to the government or to the government pleader in order to obtain instructions as the case may be, but beyond the aggregate limit that is fixed under rule 5, that is 2 months, extension cannot be granted according to rule 5. अभी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि this extra courtesy is provided to the government only for one reason and one reason alone, and that is that the communication with the government is not directly possible. It has to move through channels and administrative departments, so that takes a bit of time. So that is why the court and the legislature in general is liberal in granting government time to respond to the plaint. And similarly, if the government pleader were to ask, okay, I need some time before I can answer a particular question or answer on a particular point that has been posed by the court, then court actually awards the government pleader sufficient time so that he can communicate with the government through proper channels and get requisite instructions as may be needed in that behalf. Under rule 5, the words that you need to focus on is reasonable time and the absolute limit that has been given 2 months. ठीक है, इसी पे फोकस रखना है आपको. रूल 5 क्या कहता है कि if you are suing a public officer for damages or other relief, जो उस पब्लिक ऑफिसर ने ऐसा काम अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में किया था, तो गवर्नमेंट शैल बी जॉइंड एज अ पार्टी. ठीक है, उसमें गवर्नमेंट विल बी जॉइंड एज अ पार्टी. अब रूल 5B टॉक्स अबाउट दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू एक्चुअली मेक एन एफर्ट सो दैट the parties involved in this type of litigation actually come to a settlement. तो कोर्ट कोशिश करता है कि जो प्राइवेट पर्सन है, जो प्लेंटिफ है, जो सू कर रहा है गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर को, तो अगर हो सकता है तो दोनों पार्टी सेटल कर लें. और अगर कोर्ट को लगता है कि सेटलमेंट पॉसिबल है, देयर इज अ रीजनेबल पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज, तब कोर्ट चाहे तो एडजर्न कर दे प्रोसीडिंग्स. और ये जो पावर ऑफ एडजर्नमेंट है, इट इज इन एडिशन टू द पावर ऑफ एडजर्नमेंट दैट इज एक्चुअली अवेलेबल टू इट अंडर ऑर्डर 17. ये थोड़ा फोकस करने वाला पॉइंट है कि 5B में जो पावर ऑफ एडजर्नमेंट ग्रांट की गई है सब रूल 2 में, इट इज इन एडिशन टू अदर पावर्स ऑफ द कोर्ट टू एडजर्न प्रोसीडिंग्स. ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पर प्राइमरी फोकस 5B का ये है कि जो पार्टीज हैं इन दिस टाइप ऑफ लिटिगेशन वो सेटलमेंट कर लें आउट ऑफ कोर्ट हो सके तो इसीलिए 5B ने कोर्ट की भी ड्यूटी मैंडेट की है कि the court at first instance make every possible endeavor that, having regard to the nature and circumstances of the case, parties in the suit should come to an settlement with regards to subject matter of the suit. Rule 6 कहता है कि if the government pleader is not assisted by the person or it is not accompanied by the person who is able to answer material questions relating to the suit, then the court may direct the attendance of such person. Which person? That person of the government who is able to answer material questions. अब गवर्नमेंट प्लीडर हर सिचुएशन में सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं कर सकता, तो कभी कभी ऐसी ज़रूरत हो जाती है कि उस ऑफिसर को बुलाना पड़ता है, वो इज़ एबल टू आंसर मटेरियल क्वेश्चंस. तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो नहीं आया है गवर्नमेंट प्लीडर के साथ, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि ओके, डायरेक्ट हिज अटेंडेंस, आई एम डायरेक्टिंग हिज अटेंडेंस, और उसे समन कर सकता है अपने सामने. अब रूल 7 थोड़ा इंटरेस्टिंग है. ये पब्लिक ऑफिसर के कंटेक्स्ट में ही बात कर रहा है कि जब आप एज अ प्लेंटिफ पब्लिक ऑफिसर को सू कर रहे हैं तो पब्लिक ऑफिसर क्या कर सकता है. ये एक रेफरेंस की बात कर रहा है जो पब्लिक ऑफिसर गवर्नमेंट को दे सकता है. सो इट सेज वेयर द डिफेंडेंट इज अ पब्लिक ऑफिसर एंड ऑन रिसीविंग द समन्स consider it proper to make a reference to government before answering the plaint, he may apply to court to grant such extension of the time fixed in summons as may be necessary to enable him to make such reference and receive orders thereon the proper channel. Upon application, the court shall extend time so long as it appears necessary. अब ये रेफरेंस के पर्पस को लेके अगर पब्लिक ऑफिसर को लगता है किसी पर्टिकुलर केस में उसे गवर्नमेंट को रेफरेंस करना है,
तो वो कोर्ट से एडिशनल टाइम मांग सकता है, क्योंकि रिटन स्टेटमेंट में मान लीजिए अगर आपने कोई फैक्ट लिख दिया उल्टा सीधा, आपको ध्यान नहीं रहा, तो ऐसे में क्या होता है कि गवर्नमेंट तो बाइंड हो जाएगी ना उस फैक्ट से रिटन स्टेटमेंट पे, या पब्लिक ऑफिसर बाइंड हो जाएगा उस रिटन स्टेटमेंट के फैक्ट से। ऐसे में अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग ही एक रास्ता रह जाता है आपके पास। तो उस सिचुएशन पे आने से पहले ये आपको एज अ पब्लिक ऑफिसर गवर्नमेंट से सारे इंस्ट्रक्शंस ऑब्टेन कर लेने होते हैं कि किसी पॉइंट पे क्या आपको बात करनी है। दूसरे कंटेक्स्ट में जो रेफरेंस की बात है वो ये है कि पब्लिक ऑफिसर अक्सर गवर्नमेंट को रेफरेंस देते हैं कि प्लीज़ आप मुझे डिफेंड करिए इस केस में, मतलब अपना भी वेट मेरे साथ ऐड कर दीजिए सो दैट आर केस इज स्ट्रॉन्गर। क्योंकि होता क्या है प्रैक्टिकली दैट गवर्नमेंट्स थ्रो देयर पब्लिक ऑफिसर्स इन अ लर्च, दे डोंट केयर ऑर्डिनरली। तो यूजुअली रेफरेंस इस पर्पस के लिए होता है कि पब्लिक ऑफिसर कहता है कि मैंने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ऐड किया, तो लिटिगेशन में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं प्लीज़ उसको कंपनसेट करिए। तो रेफरेंस इस पॉइंट पे भी भेजा जा सकता है। न्यूमरस पॉइंट्स पे रेफरेंस भेजा जा सकता है, एक ही पॉइंट नहीं है। अब आ जाते हैं रूल 8 पे। रूल 8 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर इन सूट्स अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर, where the government undertakes the defense of a suit against the public officer। ये जो सेकंड सिनेरियो जो मैंने अभी आपको बताया था, the government pleader upon being furnished with the authority to appear and answer the plaint shall apply to the court, and upon the application court shall cause a note of his authority to be entered in the register of civil suits। Where no application under subrule 1 is made by government pleader on or before the date fixed for notice of the defendant to appear and answer, the case shall proceed as suit between private parties, provided that the defendant shall not be liable to arrest nor his property to attachment otherwise than in execution of decree। रूल 8 उन सिचुएशन के लिए, रूल 8 का सब रूल 1 उन सिचुएशन के लिए है जहाँ पे गवर्नमेंट ये पाती है कि उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है पब्लिक ऑफिसर की ऑफिशियल एक्ट से, और वो फिर ऐसी सिचुएशन में खुद भी डिफेंस में एंटर करती है। वो कहती है कि ओके आई विल ऑथराइज द डिफेंस ऑन योर बिहाफ। ठीक है, किसके कंटेक्स्ट में बात हो रही है? पब्लिक ऑफिसर को बोल रही है गवर्नमेंट कि ठीक है हम आपको डिफेंड करेंगे, हम प्लीडर अपॉइंट करेंगे जो आपको डिफेंड करेंगे कोर्ट में, और ऐसे ऑफिशियल एक्ट्स को डिफेंड किया जाएगा। अब देखिए रेवेन्यू कलेक्शन का मैटर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, किसी ने सू कर दिया, तो रेवेन्यू कलेक्शन के मैटर पे अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सू हो गए तो रेवेन्यू पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे गवर्नमेंट भी तो अफेक्ट होगी ना। और ये एक्ट जो है ऑफिशियल एक्ट है, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट विल एंटर इनटू डिफेंस, क्योंकि ये बात उसको भी अफेक्ट करेगी। अगर प्राइवेट एक्ट होती, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने लेट अस सपोज प्लेंटिफ को चांटा मार दिया होता और उसके लिए वो सू हो रहा है, तो गवर्नमेंट वुडंट हैव केयर्ड। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी सिचुएशन है ना जहाँ पे ऑफिशियल कैपेसिटी में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने काम किया है, तो ऐसे में ड्यूटी बन जाती है गवर्नमेंट की टू डिफेंड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एनी अदर पब्लिक ऑफिसर हु हैज एक्टेड इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट विल ऑथराइज द गवर्नमेंट प्लीडर टू अपीयर एंड आंसर द प्लेंट, और जो गवर्नमेंट प्लीडर होता है वो कोर्ट में अप्लाई करता है और कोर्ट को इन्फॉर्म करता है कि आई हैव बीन ग्रांटेड अथॉरिटी टू अपीयर एंड डिफेंड द पब्लिक ऑफिसर। जब कोर्ट के पास ये एप्लीकेशन जाती है तो कोर्ट उस एप्लीकेशन और अथॉरिटी को रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स में एंटर कर देता है। याद रखिएगा कोर्ट में जितने भी आप गवर्नमेंट प्लीडर और बाकी लोगों को देखते हैं ना जो गवर्नमेंट को डिफेंड करते हैं, वो गवर्नमेंट के डिफेंस के लिए हैं, पब्लिक ऑफिसर्स के डिफेंस के लिए नहीं है। दे डिफेंड द गवर्नमेंट, पब्लिक ऑफिसर को नहीं डिफेंड करते। अगर पब्लिक ऑफिसर को डिफेंड करना होता है तो गवर्नमेंट से ऑथोराइजेशन लेना होता है, उसके लिए पब्लिक ऑफिसर को रेफरेंस देना होता है बहुत सारा। यूजुअली ग्रांट नहीं होता है पब्लिक ऑफिसर्स को ये अलाउंस, क्योंकि गवर्नमेंट प्लीडर बेसिकली गवर्नमेंट रखती है अपने पर्पस के लिए, नॉट फॉर द डिफेंस ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स। वो तभी पब्लिक ऑफिसर्स को डिफेंड करती है प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा सब्सटेंशियली जुड़ा होता है कि गवर्नमेंट को लगता है कि उसको भी एडवर्स इम्पैक्ट होगा। अब एज यू कैन सी अगर वो एप्लीकेशन मेड नहीं की गई जैसा कि रूल 8 रिक्वायर करता है, तो फिर क्या होगा? कोर्ट ऐसे ही मान के चलेगा जैसे द लिटिगेशन इज बिटवीन द प्राइवेट पर्सन, ठीक है, वो ऐसे ही चलने लगेगा। अब ऐसे में पब्लिक ऑफिसर को अपना खुद का वकील हायर करना पड़ेगा, खुद से डिफेंड करना पड़ेगा। याद रखिएगा ये सारे डिफेंस, ये जो एक्सपेंडिचर जितना भी होगा ये उनको अपनी जेब से देना पड़ेगा।
इफ द गवर्नमेंट डिसाइड्स दैट आई विल नॉट डिफेंड यू, अगर गवर्नमेंट ने ये बोल दिया ना पब्लिक ऑफिसर को कि आई डोंट थिंक आई विल डिफेंड यू, तो ऐसी सिचुएशन में जितना भी लिटिगेशन में खर्चा होगा ये पब्लिक ऑफिसर को अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा, ठीक है. दैट इज अ प्रैक्टिकल रियलिटी दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ. जजेस के केस में ऐसा नहीं होता, उनके लिए काफ़ी प्रोटेक्शन है. सो डोंट थिंक कि यू एज अ जज वुड बी सब्जेक्ट टू ऑल ऑफ दिस. पर ये खतरा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है. सबसे ज़्यादा वो आर अफेक्टेड बाय दिस इज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स. खैर आगे बढ़ते हैं. Rule 8A talks about that no security as is required by Order 41, Rule 5 and 6 shall be required from the government. और जहाँ पे गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन द डिफेंस ऑफ द सूट, जो पब्लिक ऑफिसर के कंटेक्स्ट में, अगर पब्लिक ऑफिसर का जो डिफेंस है वो गवर्नमेंट ने अंडरटेक करके रखा है, तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में उस पब्लिक ऑफिसर से भी सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी. ठीक है. रीजन सिंपल है. गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में जितने भी गवर्नमेंट ओन डिपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं वो अपने आप में सिक्योरिटी हैं. गवर्नमेंट कोई प्राइवेट पर्सन थोड़ी ना जो भाग जाएगा. ऐसी सिचुएशन में सिक्योरिटी लेने की सिचुएशन आती ही नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट इज द सिक्योरिटी इन इटसेल्फ. वो अपने आप में सिक्योरिटी होती है. अब बेसिकली आप ये समझ रहे होंगे कि जब सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट होता है तो बेसिकली अब ये खत्म हो गया. ऑर्डर 27 भी खत्म हो गया. इट्स अ शॉर्ट ऑर्डर, इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग ऑर्डर. तो ऐसी सिचुएशन में आप ये समझ रहे होंगे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या है. पहले सेक्शन 80 है, सेक्शन 79 है, सेक्शन 81 है और सेक्शन 82 है. ऑर्डर 27 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो रिक्विजिट टाइम वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा. अगर गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट कह रहा हूँ, पब्लिक ऑफिसर का जो सूट है वो अंडरटेक करती है या नहीं, उन पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा. अंडरटेक करेगी तो क्या प्रोसीजर होगा, अंडरटेक नहीं करेगी तो क्या प्रोसीजर होगा, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा. साथ में ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिक ऑफिसर के कंटेक्स्ट में थोड़ा नुआंस ज़्यादा है. कि गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में सिंपल है कि नोटिस देना बहुत ज़रूरी है. सेक्शन 80 में गवर्नमेंट को सू कर रहे हैं, नोटिस मैंडेटरी है. लेकिन जब पब्लिक ऑफिसर को आप सू कर रहे होते हैं तो ये देखना होता है कि जो एक्ट है उसकी, इज इट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, आइदर डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी और पपोर्टिंग टू डिस्चार्ज इन हिज ऑफिशियल ड्यूटी. ये दोनों सिचुएशंस में फॉल करना चाहिए. अगर लीगल स्फीयर में नहीं फॉल करती, इस लीगल स्फीयर में नहीं फॉल करती, देन इन दैट सिचुएशन क्या होगा, इस सिचुएशन में फिर ये होगा कि यहाँ पे वो उसकी प्राइवेट एक्ट है, और प्राइवेट एक्ट के लिए अगर सू कर रहे हैं तो नोटिस की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं होगी. और नोटिस की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं होगी और ऑफिशियल कैपेसिटी में जब आप पब्लिक ऑफिसर को सू ही नहीं कर रहे हैं, तो ऑर्डर 27 की भी सिचुएशन नहीं अराइज करेगी. ऑर्डर 27 की सिचुएशन पब्लिक ऑफिसर के कंटेक्स्ट में तब अराइज करती है व्हेन द पब्लिक ऑफिसर हैज एक्टेड इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी. अगर पब्लिक ऑफिसर ने ऑफिशियल कैपेसिटी में एक्ट ही नहीं किया तो ऑर्डर 27 भी नहीं अप्लाई करेगा, ऑर्डर कह रहा हूँ सेक्शन 80 भी नहीं अप्लाई करेगा. ना सेक्शन 80 अप्लाई करेगा ना ऑर्डर 27 अप्लाई करेगा. और एक चीज़ याद रखिएगा, ये कभी भी ऑटोमेटिकली मत मान लीजिएगा कि पब्लिक ऑफिसर अगर सू हो रहा है तो उसको गवर्नमेंट डिफेंड करेगी ही. ज़रूरी नहीं है ऐसा. इनफैक्ट 90% ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता. जब आप कभी कोर्ट जाएंगे, सारी चीज़ें पता करेंगे, यू विल फाइंड कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम द पब्लिक ऑफिसर इज लेफ्ट इन अ लर्च. द पब्लिक ऑफिसर हैज़ टू डिफेंड हिमसेल्फ. ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर आप देखेंगे गवर्नमेंट इनको डिफेंड करती ही नहीं है. दैट इज़ वाई द executive officers are ordinarily afraid of litigation against them. In fact, I remember looking at the department rule of All India Civil Service and also your central Civil Service rules and All India Service rules. In there, a provision has been made that maximum amount of legal help that the government shall grant to its public officer in case he is being sued in official capacity, that is up to the amount of 500 rupees. Now you tell me that under what situation and under what circumstances can a public officer get a good lawyer under 500 rupees? He can't. That rule is really impracticable. Yes, the term I used is impracticable in order to describe this situation with regards to the executive officers of the state and the union, both of them. And I hope that after looking at the provisions
of CPC, you understand that how to lodge a suit against government and what are the requisite conditions that you need to satisfy before a plaint can be presented in the court. And I hope you also understand that an executive officer has to go through a lot of tension and a lot of pressure every single time he takes a decision. It is like a Damocles sword is hanging over his head all the time. Alright, that is why you usually don't see them signing orders, and usually they will consult their seniors in respect of all the matters that might occur. Nonetheless, we can move on. Let us refer to section 88, that is interpleader. We will read this with order 35, that is interpleader suit. शॉर्ट में ख़त्म कर देंगे इसे, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है. पहली कंडीशन इंटरप्रेटर सूट के लिए जो होती है वो ये होती है कि 2 or more persons should claim adversely to one another either the same debt, sum of money or other property, be it movable or immovable, ठीक है, from another person. वो claims, मतलब जो person जो property hold कर रहा है, he claims no interest in that property other than the charges or cost, and who is ready to pay and deliver it to the rightful claimant. Such other person may institute a suit of interpleader against all the claimants for the purpose of obtaining a decision as to the person to whom the payment or delivery shall be made and of obtaining an indemnity for himself. Proviso कहता है where the suit is pending in which the rights of all parties can be properly be decided, no suit of interpleader shall be instituted. ये section 88 कह रहा है आपसे. तो ऐसी सिचुएशन इमेजिन करिए, मैं एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड किए हुआ हूँ एक पर्सन के बिहाफ पे, ठीक है. अब आप सब मेरे सामने आ जाते हो, 5-6 लोग हो, मेरे सामने आ जाते हो. आप कहते हो वो प्रॉपर्टी मेरी है, दूसरा कहता है वो प्रॉपर्टी मेरी है मुझको डिलीवर कर दो, तीसरा कहता है वो प्रॉपर्टी मेरी है मुझको डिलीवर कर दो. ऐसे ही ऐसे सब एक क्लेम बना रहे एडवर्स टू वन अनदर. अब मैं सोच रहा हूँ यार मेरा तो काम है इसको राइटफुल ओनर को डिलीवर कर देना. अब ये सारे के सारे लोग जो हैं ये आपस में compete कर रहे हैं, तो किसको प्रॉपर्टी डिलीवर करनी है? अब मुझे तो पता नहीं किसको प्रॉपर्टी डिलीवर करनी है. नाउ आई एम कंफ्यूज्ड विद रिगार्ड टू द टाइटल एंड हु इज द एक्चुअल पर्सन हु शुड हैव द पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी. तो in order to get over this dilemma, what I'll do is lodge an interpleader suit. क्योंकि देखिए मेरा उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है. I am just a person who has no interest in that property. मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उस प्रॉपर्टी में. I just want my charges and cost which I incurred in safekeeping or upkeeping of that property must be paid back to me, and that is it. और मैं उस प्रॉपर्टी को किसी भी उसके राइटफुल क्लेमेंट को दे दूंगा, ठीक है. सो ये सिचुएशन जो है ये कैसे सॉल्व होगी? ये सॉल्व होगी बाय लॉजिंग एन इंटरप्लीडर सूट. क्योंकि देखिए पहले मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उस प्रॉपर्टी में, इंटरेस्ट आप लोगों का है और आप लोग आपस में compete कर रहे हैं, ठीक है. आप लोग आपस में compete कर रहे हैं. यहाँ पे को डिफेंडेंट्स जो हैं उन सब का इंटरेस्ट इज एडवर्स टू वन अनदर. द इंटरेस्ट ऑफ को डिफेंडेंट इन दिस केस इज एडवर्स टू वन अनदर. सो यू आर actually competing amongst yourself. I, who is the actual possessor of that property, have no interest in that property. I am ready to deliver it to the rightful claimant, but I just don't know who is the rightful claimant, and the court will decide who is the rightful claimant. Now if I lodge a suit in order to decide that who is the rightful claimant, and then I also demand that charges and cost which I incurred in safekeeping and upkeeping of that property, then I have lodged an interpleader suit. ठीक है. इंटरप्लीडर सूट की सबसे खास बात क्या होती है? इसकी सबसे खास बात ये होती है कि द पर्सन हु इज होल्डिंग दैट प्रॉपर्टी और मनी और सम दैट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, ही हैज नो इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी. वो अपने आप से प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, ठीक है. इंटरेस्ट होता है डिफेंडेंट्स का, और एक से ज़्यादा जब डिफेंडेंट होते हैं और वो आपस में compete कर रहे होते हैं विद रिगार्ड टू सेम प्रॉपर्टी दैट आई एम पोजेसिंग, और वो कह रहे होते हैं कि वो जो है राइटफुल क्लेमेंट है, दूसरा वाला डिफेंडेंट कहता है कि वो राइटफुल क्लेमेंट है. तो ऐसे में जो सूट इंस्टीट्यूट होगा वो इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट होगा, ठीक है. इन दिस सिचुएशन द सूट वुड बी एन इंटरप्लीडर सूट,
क्योंकि यहाँ पे मेरा आई द पोजेसर ऑफ दैट प्रॉपर्टी हैज नो पर्सनल इंटरेस्ट, उस प्रॉपर्टी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो रेडी हूं टू डिलीवर इट टू द राइटफुल क्लेमेंट, पर मुझे पता तो चले राइटफुल क्लेमेंट कौन है, कौन डिसाइड करेगा वो इज द राइटफुल क्लेमेंट, कोर्ट डिसाइड करेगा। अब इसके प्रोवाइजो को लेके बड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रोवाइजो कहता है कि अगर कोई और कॉम्प्रिहेंसिव सूट पेंडिंग है, ये मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, कोई और कॉम्प्रिहेंसिव सूट पेंडिंग है जो सारे राइट्स डिसाइड कर सकता है सारे के सारे पार्टीज के, तो मैं आउट ऑफ द वे जाके इंटरप्रीटर सूट नहीं इंस्टीट्यूट करूंगा। इफ देयर इज ऑलरेडी अ सूट which can decide rights of all the parties concerned, then I will not lodge an interpreter suit। ये प्रोवाइजो का ध्यान जरूर रखिएगा। अब सेक्शन 88 को आप किसके साथ पढ़ेंगे? ऑर्डर 35 के साथ। ऑर्डर 35 क्या कहता है कि प्लेंट में जब आप इंटरप्रीटर सूट लॉन्च करते हैं तो प्लेंट में क्या स्टेटमेंट्स आप रखेंगे? पहला कि प्लेंटिव क्लेम्स नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट अदर देन चार्जेस और कॉस्ट। क्लेम्स मेड, द क्लेम्स आर मेड बाय डिफेंडेंट सेवरली, मतलब एक से ज्यादा डिफेंडेंट ने उस प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में क्लेम बना के रखा है। एंड देयर इज नो कल्यूजन बिटवीन प्लेंटिफ एंड एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स। ये जो फैक्ट्स हैं ये स्पेशली आपको प्लेंट में लिखने हैं, ये स्टेटमेंट्स आपको प्लेंट में मेंशन करना ज़रूरी है। अब रूल 2 कहता है कि जो भी चीज़ है जिसके रिलेशन में क्लेम को डिफेंडेंट्स मेक कर रहे हैं, तो वो अगर ऐसी चीज़ है जो कोर्ट में डिलीवर की जा सकती है या कोर्ट की कस्टडी में प्लेस की जा सकती है, तो कोर्ट प्लेंटिफ से रिक्वायर कर सकता है कि प्लेस दैट प्रॉपर्टी इन द कोर्ट्स कस्टडी। रूल 3 कहता है कि जहां पे डिफेंडेंट इज ऑलरेडी सुइंग द प्लेंटिफ, इंटरप्रीटर सूट में कोई डिफेंडेंट है और वो डिफेंडेंट किसी दूसरे सूट में प्लेंटिफ को सू कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर इंटरप्रीटर सूट लॉन्च होता है विद रिगार्ड टू द सेम सब्जेक्ट मैटर, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट जो है जहां पे इंटरप्रीटर सूट इंस्टीट्यूट हुआ वो उस कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा जहां पे को डिफेंडेंट उसको सू कर रहा है, क्या कहते हैं इंटरप्रीटर सूट वाले प्लेंटिफ को, उसको अगर सू कर रहा है तो उस वाले कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा कि प्रोसीडिंग स्टे कर दीजिए और जो भी कॉस्ट जो इनकर हुए हैं आफ्टर द सूट हैज बीन स्टेड वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं इन सच सूट। और अगर वो उस सूट में नहीं प्रोवाइड होते जो स्टे कर दिया गया है तो दे मे बी एडेड इन कॉस्ट इनकर्ड इन इंटरप्रीटर सूट। ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है, पर प्राइमरी पर्पस जो है रूल 3 का वो ये है कि अगर मान लीजिए डिफेंडेंट ऑलरेडी इंटरप्रीटर सूट वाले प्लेंटिफ को उसी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी को लेके सू कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जिस कोर्ट में इंटरप्रीटर सूट लॉन्च हुआ है वो उस कोर्ट को बताएगा जहां पे को डिफेंडेंट प्लेंटिफ बना हुआ है, उसको बोलेगा कि आप सूट जो है स्टे कर दीजिए। ठीक है, ये स्टे ऑफ द प्रोसीडिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ पे स्टे का ऑर्डर ऑब्टेन हो सकता है। रूल 4 पे आ जाते हैं। इट सेज द प्रोसीजर एट फर्स्ट हियरिंग। अब फर्स्ट हियरिंग पे कोर्ट के पास ऑप्शन होता है टू डिक्लेयर दैट द प्लेंटिफ इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लायबिलिटी to the defendants in respect of the thing claimed and award him cost and dismiss him from the suit। पहली हियरिंग पे कोर्ट क्या कह सकता है? ओके, प्रॉपर्टी डिलीवर कर दीजिए, आपकी लायबिलिटी डिस्चार्ज, आप जाइए। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर उसको लगता है फॉर जस्टिस एंड कन्वीनियंस और रिक्वायर रिटेन ऑल पार्टीज अंटिल फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट। Sub rule 2 says where the court finds that the admission of the parties or other evidence enable it so to do, it may adjudicate the title। अगर एविडेंस और एडमिशन या बाकी चीज़ों से दिखता है कि किसका टाइटल है तो कोर्ट उस टाइटल पे एडजुडिकेट कर सकता है। वेयर द एडमिशन ऑफ द पार्टीज डू नॉट इनेबल द कोर्ट टू सो एडजुडिकेट, then the court may direct that an issue between the parties be framed and tried and that the claimant may be made a plaintiff in lieu or in addition to the original plaintiff and then it shall proceed to try the suit in ordinary manner। मेरा आपसे एक सवाल है और आप मुझे बताइएगा, ये आपका कॉमन सेंस टेस्ट करने के लिए, अगर इंटरप्रीटर सूट में जो लॉन्च हुआ है उसमें से जो प्लेंटिफ है, ओरिजिनल प्लेंटिफ है जिसने इंटरप्रीटर सूट लॉन्च किया है, उसको कोर्ट पहली हियरिंग पे डिस्चार्ज कर देता है, तो अब क्या होगा? बाकी के तो सारे को डिफेंडेंट हैं, तो बिना प्लेंटिफ के सूट चलेगा कैसे? यू आंसर मी दिस। अब रूल 5 पे आ जाते हैं। रूल 5 कहता है एजेंट्स एंड टेनेंट्स में नॉट इंस्टीट्यूट इंटरप्रीटर सूट्स। ये कहता है कि नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू इनेबल एजेंट्स टू सू देयर प्रिंसिपल्स और टेनेंट्स टू सू देयर लैंडलॉर्ड
for the purpose of compelling them to interplead with any persons other than the persons claiming through such principal or landlord. अब याद रखिएगा कि एजेंट्स और टेनेंट्स के केस में एस्टॉपल भी अराइज कर सकता है, ठीक है. आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सेक्शन 116 एंड सेक्शन 117, तो उसको भी लेके थोड़ा अवेयर रहिएगा. हालांकि सीधे यहाँ पे अटैच नहीं होता है, पर क्योंकि मेरे माइंड में ऑकर हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एस्टॉपल को भी लेके अवेयर रहिएगा. अब इलस्ट्रेशन देखिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बाय द वे इलस्ट्रेशन की, एक किसकी इलस्ट्रेशन है, और एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, तो अवेयर रहिएगा इनको लेके. अब इलस्ट्रेशन कहता है ए डिपॉजिट अ बॉक्स ऑफ ज्वेल्स विद बी एज हिज एजेंट. C alleges that jewels were wrongfully obtained from him by A and claims them from B. B cannot institute an interpleader suit against A and C. ठीक है. फिर उसके बाद illustration B, ये important है, यहाँ पे interpleader suit institute हो जाएगा. इसमें है कि A deposit a box of jewels with B as its agents. He then writes to C for the purpose of making jewels a security for a debt due from himself to C. A afterward alleges that C's debt is satisfied and C alleges the contrary. Both claim the jewels from B. B may institute an interpleader suit against A and C. अब यहाँ पे जो ज्वेल्स थे उसको लेके जब A ने उसको एजेंट को दिया, तो साथ में जब A ने ये लेटर राइट किया C को कि जो ज्वेल्स हैं दे आर सिक्योरिटी फॉर डेब्ट, तो ऐसी सिचुएशन में डेब्ट सेटिस्फाई हुई है या नहीं हुआ है, ये तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है. तो यहाँ पे जब दोनों पार्टीज आपस में भिड़ रही हैं, तब ये जो बार है रूल 5 का वो अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि ज्वेल्स वर डिपॉजिटेड एज अ सिक्योरिटी. ठीक है, ये मेन एसेंस है. तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है. इंटरप्लीडर सूट का जब भी सवाल है, सेक्शन 88 रेड विद ऑर्डर 35 मेन एलिमेंट्स मेंशन कर दीजिएगा, दैट वुड बी सफिशिएंट. अब प्रीलिम्स में ध्यान रखिएगा, रूल 5 के इलस्ट्रेशंस को लेके सवाल आ सकता है. रूल 6 इज रिगार्डिंग चार्ज फॉर प्लेंटिफ्स कॉस्ट. ये कहता है कि व्हेन द सूट इज प्रॉपरली इंस्टीट्यूटेड, द कोर्ट में प्रोवाइड फॉर कॉस्ट ऑफ द ओरिजिनल प्लेंटिफ बाय गिविंग हिम अ चार्ज ऑन द थिंग क्लेम्ड और इन सम इफेक्चुअल वे. अब मैं चार्ज को लेके आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब आप मुझे बताएंगे कि चार्ज कहाँ है और उसका इफेक्ट क्या होता है. ठीक है, because I've already told you in CPC lectures. So that would be it for today. आपका इंटरप्लीडर सूट भी हो गया, सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट भी हो गया. I would see you tomorrow. ठीक है.